मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है संवेग, इट मींस मोमेंटम। तो बच्चों, संवेग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। बच्चों, अगर हम ये मानकर चलें कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है और वो वस्तु v वेग से गति कर रही है। किस वेग से गति कर रही है? v वेग से गति कर रही है। तो अगर वस्तु के वेग का उसके द्रव्यमान में गुणा कर दिया जाता है, तो वस्तु के द्रव्यमान में वस्तु के वेग का गुणा करने से जो राशि प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है संवेग। इट मींस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। मोटे तौर पर आप ये याद रखिए कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। पूरी बात अगर हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। संवेग का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो स्मॉल पी होता है, उसको स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों, संवेग एक सदिश राशि है। आपको भौतिक राशियों के बारे में मैंने बता दिया है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उनको अदिश राशियां कहते हैं। और जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उनको सदिश राशियां कहते हैं। तो बच्चों, संवेग गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का। इसमें द्रव्यमान तो अदिश राशि है, द्रव्यमान तो अदिश राशि है, किंतु वेग इसमें है सदिश राशि। तो इसी वजह से ये जो व्यंजक आ रहा है m इंटू वी, इसकी भी एक डायरेक्शन हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेग की होगी। इट मींस ये जो व्यंजक है जिसको हम संवेग कह रहे हैं, इसकी भी दिशा वही है जो वेग की है। ओवरऑल संवेग की भी दिशा है। तो इस वजह से संवेग को भी कहते हैं सदिश राशि, संवेग को बोलते हैं सदिश राशि। तो अब बच्चों, संवेग का फार्मूला आपको पता चल गया कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, और संवेग की दिशा भी आपको पता चल गई कि संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि संवेग एक सदिश राशि है। कुल मिलाकर के संवेग एक सदिश राशि है। तो बच्चों, अब देखिए, यहां मैंने डेफिनेशन राइट डाउन कर दी है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको आप याद कर लेंगे अच्छे ढंग से। कुल मिलाकर के संवेग बराबर आ रहा है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। देखिए बच्चों, संवेग एक कैसी राशि है? सदिश। सदिश को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर। संवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा बच्चों, इसकी दिशा वही होती है, इसकी दिशा वही होती है जो बच्चों वेग की दिशा होती है। जो किसकी दिशा होती है? जो वेग की दिशा होती है, जो वेग की दिशा होती है। अब इसके जरा सिंबल का जिक्र कर लेते हैं। संवेग को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि संवेग को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अपनी ओर से, या ये कहें कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल v वेग से गति कर रही है, तब
तब बच्चों, तब वस्तु का संवेग, तब वस्तु का संवेग, सोच कर बताएं बच्चों क्या आ जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग संवेग सिंबल P, द्रव्यमान m, वेग v, यानी कि संवेग P बराबर m इंटू v, m इंटू v। तो ये संवेग का हो गया फार्मूला और संवेग का हो गया एक्सप्लेनेशन कि संवेग एक है सदिश राशि। अब बच्चों आते हैं संवेग के मात्रक पर। देखिए बच्चों, संवेग का मात्रक, बच्चों आपको मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, साइंस पढ़ा रहा हूं, साइंस में ये चैप्टर है फिजिक्स के अंतर्गत, और फिजिक्स में सभी भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो सूत्र से बड़ी आसानी से निकलकर आ जाते हैं। तो जिस भी भौतिक राशि का आप मात्रक निकालना चाहें उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है फिर मात्रक निकालने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमें चूंकि संवेग का मात्रक निकालना है तो हम इसका सूत्र उठाएंगे और इसके सूत्र से इसका मात्रक आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र अभी अभी ये सामने रखा है। सूत्र P इक्वल टू m इंटू V से P का मात्रक बराबर, यानी कि संवेग का मात्रक बराबर है। तो संवेग बच्चों किन दो राशियों पर निर्भर कर रहा है? संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। इट मीन्स m का मात्रक गुणित v का मात्रक, यानी कि वेग का मात्रक। अब बच्चों इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये मात्रक आ गया किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड। ये मात्रक हो गया संवेग का, यानी कि P का हो गया ये मात्रक। क्या आया मात्रक? P का मात्रक आया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। इसको आपको समझ लेना है, ये बार बार आपके सामने आएगा और अगर आपको पता नहीं है तो ये आपको परेशान करेगा। तो बच्चों संवेग हुआ द्रव्यमान गुणित वेग और इसका सिंबल में फार्मूला हुआ P इक्वल टू m इंटू V और इसका मात्रक हुआ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो अब बच्चों आप इस बोर्ड का लीजिए स्क्रीनशॉट, ऐसे कॉपी में नोट करो, फिर आगे मैं संवेग के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध बताने जा रहा हूं। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध आता है और ये किस तरह से आता है। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने हेडिंग डाल रखी है संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। यहां मैं कुछ चीजों को मानूंगा और मान करके ये रिलेशन आपके सामने निकाल कर दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m व प्रारंभिक वेग v1 है। मैंने मान लिया कि माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और प्रारंभिक वेग v1 है। अब बच्चों इस पर लगाते हैं एक बाह्य बल, और बाह्य बल लगाने से क्या होगा? जब बल इस पर लगाया जाएगा तो इसका वेग जाएगा बदल। देखिए बच्चों, माना कि वस्तु पर बाह्य बल कैपिटल F मान लेंगे, बाह्य बल कैपिटल F लगाने पर डेल्टा बच्चों इसको पढ़ते हैं डेल्टा, मैथ में आप पढ़ते हो इसको ट्राइंगल,
और इसको पढ़ते हैं डेल्टा। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, ये हमेशा परिवर्तन के लिए लगाया जाता है, यानी कि ये किसको व्यक्त करता है, परिवर्तन को व्यक्त करता है। ये जो छोटी छोटी बातें जो आती हैं इनको भी आप कहीं इनको भी कहीं आप लिख कर रख लिया करिए, बहुत जरूरी है। डेल्टा क्या, ग्रीक भाषा का अक्षर है और ये जिस राशि से पहले लगा दिया जाता है ये उस राशि में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है। मैंने मान लिया कि लगाने पर डेल्टा टी समयांतराल में वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग बढ़कर v2 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, v2 हो जाता है। तब अब निकालेंगे वस्तु का संवेग, प्रारंभिक संवेग निकालेंगे और डेल्टा टी समय अंतराल के बाद वाला संवेग निकालेंगे, फिर संवेग में निकालेंगे परिवर्तन। देखिए बच्चों, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो प्रारंभिक संवेग को मान लेंगे P1। बच्चों अभी फार्मूला मैंने बताया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। तो बच्चों द्रव्यमान तो वस्तु का बदलने वाला नहीं है, द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, यहाँ बदल रहा है तो वेग बदल रहा है वस्तु का। प्रारंभ में वेग v1 है और लास्ट में हो रहा है v2। तो प्रारंभिक संवेग जब निकालेंगे तो द्रव्यमान में प्रारंभिक वेग का गुणा कर देंगे, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणित वस्तु का प्रारंभिक वेग। देखिए बच्चों, P1 बराबर द्रव्यमान m और प्रारंभिक वेग क्या मान लिया है मैंने, v1, यानी कि प्रारंभिक संवेग हो गया m इंटू v1। तो P1 इक्वल टू m इंटू v1 तथा डेल्टा टी समयांतराल बाद वस्तु का संवेग, डेल्टा टी समयांतराल बाद वस्तु का संवेग, इसको बच्चों मान लेंगे P2। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित डेल्टा टी समय अंतराल बाद वस्तु का वेग, जो कि कितना मान लिया है मैंने, v2 मान लिया है, तो हो जाएगा m इंटू v2, इट मीन्स m इंटू v2। तो अब बच्चों मैंने P1 और P2 दोनों की वैल्यू डिटरमिन कर ली, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग और डेल्टा टी समयांतराल बाद संवेग, यानी कि अंतिम संवेग मैंने निकाल लिया है। अब निकालेंगे संवेग परिवर्तन। बच्चों संवेग परिवर्तन क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। देखिए बच्चों, अतः वस्तु का संवेग परिवर्तन, अब देखो संवेग के लिए P बनाते हो, परिवर्तन के लिए डेल्टा बनाओगे, तो सिंबल हो गया संवेग परिवर्तन का डेल्टा P। ये क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम हमारा है P2 और प्रारंभिक है P1। अब इन दोनों की पुटअप करेंगे वैल्यूज, P2 की वैल्यू m इंटू v2, P1 की m इंटू v1, यहां से m आ जाएगा बाहर कॉमन, अंदर आ गया v2 माइनस v1। इसको बच्चों हम लिखते हैं डेल्टा v, यानी कि वेग परिवर्तन। तो हमारे पास आ गया डेल्टा p बराबर m इंटू डेल्टा v। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, यहां लिख देंगे जहां डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1।
तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समय अंतराल डेल्टा टी से भाग दे देंगे। समय अंतराल डेल्टा टी से भाग दे देंगे। देखो बच्चों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग देने पर, दे दो बच्चों भाग, बाईं तरफ आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे ध्यान से बच्चों आप देखो, यहां डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है। ये क्या है, ये बच्चों किसी एक बहुत ही अच्छी भौतिक राशि का फार्मूला है। ध्यान से सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। डेल्टा वी क्या है, वेग परिवर्तन। डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल किसका फार्मूला होता है बच्चों, त्वरण का फार्मूला होता है। तो ये है त्वरण। क्या है, त्वरण। लिखेंगे, चूंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और बच्चों, और इसे स्मॉल ए से, छोटा ए से व्यक्त करते हैं। अतः बच्चों समीकरण नंबर 2 से, अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी बराबर एम इंटू ए। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर ए बना देंगे। अब बच्चों आप जानते हो, चूंकि आपने फार्मूला पढ़ रखा है, पी एफ इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू ए की जगह पे हम रखने वाले हैं एफ को, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। एफ किसकी जगह पे रखा, m इंटू ए की जगह पर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बच्चों, देखो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ, संवेग परिवर्तन, डेल्टा पी क्या है, संवेग परिवर्तन। और चूंकि बच्चों इसमें भाग लगा है किसका, समय अंतराल का, तो इसे बोलेंगे संवेग परिवर्तन की दर। और एफ क्या है, बाह्य बल। बाह्य बल क्या है बच्चों, बाह्य बल, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। देखिए बच्चों, इस प्रकार संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है।
संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। तो ये बच्चों आ गया संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन आता है कि संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध है, या सिद्ध करो कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। मैं यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन को, हाँ बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा कि डेल्टा परिवर्तन को व्यक्त करता है। बच्चों नोट कर लो अगर ना नोट किया हो, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका क्वेश्चन राइट डाउन करने जा रहा हूं। देखिए ये कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, तब आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन राइट डाउन करना होगा और लास्ट में दिखाना होगा कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर बाह्य बल यानी कि वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल। तो बच्चों अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और करिए कॉपी में नोट। तो अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब इस चैप्टर की थ्योरी यहीं से होती है समाप्त। अगले लेक्चर वीडियो में मैं इस चैप्टर के लाऊंगा आपके सामने आंकिक प्रश्न। इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और कौन कौन से फार्मूलों का हमें ध्यान रखना है और किस तरह से फार्मूले हमें अप्लाई करना है, ये सब होगा मेरे अगले लेक्चर वीडियो में। तो बच्चों अब आप इस थ्योरी को तैयार करें और फार्मूले भी तैयार करें ताकि आप आंकिक प्रश्नों के लिए तैयार हो सकें, न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो सकें। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर वीडियो ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लेक्चर वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहा हूं। तब तक अपलोडिंग होती रहेगी जब तक कि सिलेबस पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। थैंक